नमस्कार साथियों, स्टूडेंट साथी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आगामी बीपीएससी परीक्षा सीडीपीओ, बिहार एसआई और सचिवालय सहायक को लेकर के हम एक क्रैश कोर्स लाएंगे जिसे हमने डिजाइन करके नाम दिया था फटाफट बैच। फटाफट बैच में हम आज बिहार स्पेशल आज से शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, बीपीएससी में जितना बिहार में आपको जितना बिहार से रिलेटेड करेंट का इम्पोर्टेंस है उतना हिस्ट्री का ही है। आपको बिहार से लगभग 5 से 6 प्रश्न आते हैं, लेकिन हिस्ट्री से साथियों आपको 11 प्रश्न 10 से 11 प्रश्न भी देखे गए हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं और हिस्ट्री को लेकर के हम बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री आज से शुरुआत कर रहे हैं। देखते हैं, आते हैं। सबसे पहले आते हैं बिहार का प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आते हैं बिहार का जो इतिहास है, बिहार में मानवों का जो इतिहास है वो 1 लाख ईसा पूर्व 1 लाख माना जाता है कि मतलब धरती पर लगभग 10 लाख से प्रारंभ हुआ था, लेकिन बिहार में आपका 1 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। अब आते हैं बिहार में पाषाण काल। पाषाण काल जिसको प्रस्तर काल भी कहा जाता है, जो जिस युग में पत्थरों का प्रयोग होता था उस युग को पाषाण काल कहा जाता है। उसमें आते हैं, देखते हैं कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में बांटा गया है। अब देखते हैं इसके जो अवशेष हैं कहाँ से प्राप्त हुए, क्योंकि प्रश्न आपको यहाँ से काल से प्रश्न कौन सा युग है नहीं आता, टाइमिंग भी नहीं आती है प्रश्न, तो उसको हमने स्किप कर दिया। अब देखते हैं कौन कौन से जगह से आते हैं। ये पूरा पाषाण काल जो साक्ष्य है आपको मुंगेर में मिला है, नालंदा में, गया में, कैमूर में और पश्चिमी चंपारण में और भागलपुर में। अब इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हस्तकुलाड़ी, चाकू, खुरपी, स्क्रैपर, झुड़िया आदि इस तरह के प्रश्न आते हैं कि क्या क्या मिले हैं, किस काल में क्या क्या मिला है। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आपको जो साक्ष्य मुंगेर, नालंदा, नवादा और जमुई में मिला है। इसमें क्या है, छोटे आकार का हथियार मिला है और साथ में हथियार के साथ आपको औजार भी मिला है। उसके बाद आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है, आपको सारण, वैशाली और रोहतास, गया और पटना में मिला है इसका साक्ष्य। यहाँ पे है जो पत्थर के साथ हड्डी के औजार और हथियार मिले हैं। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल। इसका जो साक्ष्य आपको मिला है सारण, वैशाली, गया और पटना में। इसमें क्या है, पत्थरों के साथ साथ तांबे का औजार। जैसा कि जानते हैं सबसे पहला जो धातु था वो तांबा था, तो पत्थर के बाद सबसे पहला कौन सा आएगा, तांबा का जब प्रयोग स्टार्ट हुआ तो उस टाइम को कहा गया ताम्रपाषाण, क्योंकि तांबे के साथ पत्थरों का भी प्रयोग होता था। अब देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में बिहार में कहाँ कहाँ मिले हैं अवशेष। बिहार में सबसे पहले पुराने अवशेष, या फिर ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे प्रारंभिक अवशेष जो प्रस्तर युग का था वो कहाँ मिला था, वो था आपको मुंगेर और नालंदा। मुंगेर यहाँ है आपको भागलपुर के बगल में मुंगेर, और जस्ट आपको यहाँ पे आते हैं तो आपको नालंदा यहाँ मिल जाता है। ये 2 जगह आपको सबसे पुराने, बाकी जगह भी हैं लेकिन सबसे पहले जो आप बिहार में मिला है वो है मुंगेर और नालंदा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मुंगेर में कहाँ कहाँ मिला है, भीमबाग और पैसरा में। नालंदा में मिला है आपको जैटियन घाटी। ये सारा नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में मिला है, पूरा का पूरा मुंगेर में नहीं मिला है, ना कि पूरा का पूरा नालंदा में मिला है। गया में पेमार घाटी है, कैमूर में वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें मिला है। उसके बाद आपको भागलपुर में मिला है राजपोखर और भालीजोर, और पश्चिमी चंपारण में आपको वाल्मीकि नगर में। देखिए कहाँ का, आप जनरली देखिएगा तो कौन कौन सा जिला है, आप देखिएगा तो आपको कैमूर, ये क्या है आपको दक्षिण बिहार का जिला है। उसके बाद आते हैं मुंगेर और नालंदा, तो मैंने दिखाई दिया, ये दोनों भी आपको दक्षिण बिहार था। उसके बाद गया, और गया के बाद ये सारा क्या लगभग आपको जो क्षेत्र है दक्षिण बिहार में ही आपको आता है। गंगा नदी के जो नीचे का क्षेत्र है वो दक्षिण बिहार है। बिहार को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो ये जो आपको पूरा पाषाण काल के लगभग क्षेत्र दक्षिण बिहार में आते हैं, बस एक क्षेत्र आपको पश्चिम चंपारण में उनके अवशेष मिले हैं। अब देखते हैं, इस तरीके से आपको कई बार आपको एलिमिनेट करने को आ सकता है कि कौन सा किस जिले में है। उसके बाद देखते हैं एक आता है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एस्चुलरी संस्कृति। ये क्या है, ये आपको मिला है पैसरा में। पैसरा में कहाँ है आपको, पैसरा है जो आपको मुंगेर में है। एस्चुलरी संस्कृति का इम्पोर्टेंट क्या था कि इसमें फूस के झोपड़ियों
फूस की जो झोपड़ियाँ होती थी वो मिला है, और उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे आपको पैसरा में क्या मिला है, आपको उपकरण मिला है। यहाँ पे यावरी अर्थव्यवस्था थी, आप इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। यावरी अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहाँ पे जो निवासी होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जैसे कि जानते हैं कि उस टाइम अस्थाई जीवन नहीं था, लोग एक जगह से दूसरे जगह शिकार करते थे, घूमते थे, खाने पीने के लिए मतलब घुमंतु तरीके से रहते थे, उनको यावरी अर्थव्यवस्था कहा जाता था। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहाड़ी के तलहट्टी में रहते थे। पहाड़ के ऊपर में उन लोगों को ज़्यादा चीज नहीं मिल सकता था, तो तलहट्टी में नीचे रहते थे। अब एक और इसमें गया के सिरखाटी में 2 चट्टानी मानव आवास भी मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारे जगह क्या है आपको ये एक तो घुमंतु है, ये कोई भी जगह अस्थाई नहीं रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदमूल खाते थे। लेकिन गया में सिरघाटी है, वहाँ पे क्या है आपको अस्थाई आवास भी, मात्र 2 अस्थाई आवास मिला है इस युग का, वह है गया के सिरघाटी में। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जैसे कि आपको देखते हैं पूरा पाषाण काल के लगभग स्थानों पे ही वही डेवलप हो करके आपको मध्य पाषाण काल में आ गया। जैसे कि मुंगेर में दोनों आपको पूरा पाषाण काल का भी आ जाता है और मध्य पाषाण काल का भी आ जाता है। इसमें क्या था, हथियारों के साथ साथ औजार भी, जैसे कि आपको हथियार थे लोगों को वार करने के लिए, लेकिन अब क्या हुआ कि औजार छोटे छोटे चीज़ों को काटना छाटना स्टार्ट किए। इसमें क्या था, छोटे पत्थर और नोक और घाट भी थे, जो औजार थे बहुत नुकीले कर दिए गए। पहले क्या थे कि किसी को जानवरों को दूर से मारे तो जरूरी नहीं है कि मरे, लेकिन उसके बाद ये लोग क्या किए, छोटे पत्थरों को छोटा छोटा किए, नुकीला किए, इस तरीके से बहुत नुकीला करके, और ये है जो उसको और धारदार बना करके शिकार को बहुत ईजी बना लिए। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, बस इतना ही इसका इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम पे कृषि और पशुपालन इसका जो अंतिम चरण था, यहाँ प्रारंभ नहीं हुआ था, शुरुआत देखा जाता है कि हो गया था। अगर प्रश्न आएगा तो उसको आप नवपाषाण काल में डालिएगा, क्योंकि बस यह आरंभ हुआ था अंतिम चरण में, ना कि वहाँ पे डेवलप हुआ था। अब आते हैं नवपाषाण काल में, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं और आ भी चुके हैं, आपको बताऊँगी आगे जाकर के कैसे प्रश्न आपको आए हैं। जैसे कि नवपाषाण काल में क्या हुआ था कि आपको सबसे पहले कृषि आरंभ हो गया था। प्रश्न आ सकता है कृषि कब प्रारंभ हुआ था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल, तो आपका होगा नवपाषाण काल। अब इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट, इसका जो अवशेष है ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में पाया गया है, क्योंकि देखिएगा कोई भी किसी भी तरह का कृषि डेवलप होगा तो मैदान में ही डेवलप होगा, ना कि पहाड़ों पर। तो लोग जब ऐसा टाइम आ गया जब लोग है जो अस्थाई जीवन जीना प्रारंभ कर दिए, अस्थाई जीवन जीने के लिए वो पहाड़ों पर नहीं, ना कि पहाड़ों की बजाय मैदानी क्षेत्रों में रहने लगे। इसकी एक और विशेषता है, इसका जो जितना भी क्षेत्र है वो नदियों के किनारों पर है, जो नदी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके किनारों पर। इस तरीके का प्रश्न आपको बीपीएससी एक बार पूछ भी चुका है, ये स्टेट बिहार को लेकर के नहीं, देश को लेकर के, कि सबसे प्राचीनतम नदी के किनारे बसी हुई कौन सी सभ्यता मिली है, तो नर्मदा नदी के पास मिली है, उस तरह का प्रश्न। उसके बाद आते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट, अस्थाई बस्तियां मिली हैं। जैसे एक जगह पर कई लोग रहने लगे, एक फैमिली तरीके से लोग रहने लगे, पहले अकेले रहते थे या इधर उधर भागते थे, तो बस्ती बन चुका अस्थाई, लोग का जीवन स्थिर हो गया। पहले क्या था, जैसे मैंने यावरी अर्थव्यवस्था बनाया, यानी कि घुमंतु थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, बट अब स्थिर जीवन यहाँ से प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ बिहार का आपको यहाँ से नहीं मिल रहा, आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री देश का है वो भी मिल रहा है, तो 2 पार्ट आपको एक तरीके से कंप्लीट हो रहा है। या आप प्रश्न में देखिएगा सिर्फ बिहार स्पेशल के साथ साथ आपको एंशिएंट हिस्ट्री का भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब देखते हैं बिहार कहाँ ये पाया गया है, आपको वैशाली में, वैशाली आपको जस्ट पटना से ऊपर का ये क्षेत्र है, यहाँ पे आपको चेचर में मिला है, जिसको आप श्वेतपुर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये मिला है कुतुबपुर को जिसको चचेर भी कहा जाता है, हाजीपुर में मिला है, हाजीपुर जो वैशाली में ही आ जाता है। हाजीपुर से जस्ट ये पूर्व का क्षेत्र है जहाँ ये अवशेष मिला है। उसके बाद आपको आते हैं सारण में मिला है आपको, सारण को छपरा भी उसमें कहा जाता है, सारण में आपको चिरांद, सारण बिहार का ये प्रश्न आया था कि बिहार में जो नदियाँ कौन कौन से जिले से, आप देखिए यहाँ पे क्या है, वैशाली में आपको यहाँ पे सबसे पहले गंडक नदी आकर के गंगा नदी में मिलती है। ये गंडक नदी के जहाँ पर मिलती है वहाँ पर ये डेवलप किया, जैसा कि मैंने बताया कि नदी के किनारे पे बसे ही क्षेत्र है।
सारण में आपको जब देख रहे हैं गंगा नदी से बहुत सारे प्रश्न, हर बार 1 से 2 प्रश्न देखे जा रहे हैं नदी तंत्र से, स्पेशली बिहार के नदी से। सारण से आपको बिहार में सबसे पहले बक्सर में आता है गंगा नदी, धीरे धीरे होते हुए सारण से टच करता है, होते हुए आपको पटना आता है। तो देखिए गंगा नदी के किनारे पर है। उसके बाद आपको सारण में भी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न 66वें बीपीएससी री एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न आया था चिरांद का जो है उसका जो अवशेष है किस काल का है, वो उसमें ऑप्शन था मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो उसका उत्तर था नवपाषाण काल। उसके बाद आते हैं इसमें क्या मिला, अस्थि उपकरण मिला है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था कि सभी जगह आप देखते हैं कि सारे के सारे उपकरण प्रस्तर यानी पत्थरों के बने थे, लेकिन यहाँ पे हड्डियों के बने उपकरण मिले। वो भी कहाँ, स्पेशली आपको सारण के चिरांद में, वो छपरा का क्षेत्र है, आपको एक तरह से आ जाता है। अब इसके लिए ये इस चैप्टर से नहीं अगले पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे चेर साम्राज्य का शासन था, उस दौरान क्या था कि काले चित्रित मृदभांड भी पाए गए, इसलिए इसका नाम रखा गया चिरांद, चेर शासन एंड चिरांद। उसके बाद आते हैं पटना में मनेर शरीफ तो जनरली आप लोग जानते ही होंगे। मनेर आपको गंगा नदी के किनारे पे एक तरह से पटना बसा हुआ, तो ये भी नदी के किनारे पर है। जैसा कि जानते हैं पटना 3 नदियों के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आते हैं रोहतास में है जो सेनुआर एक स्थान है जो कि कुर्दा नदी पर, कुर्दा नाम है इसका, कुर्दा नदी के पास है। फिर गया में आते हैं सोनपुर का मतलब आप वैशाली से नहीं लगा लीजिए, गया में भी एक सोनपुर है। और उसके बाद एक है ताराडी है जो फल्गु नदी के तट पर है, और एक है आपको केऊर। अब आते हैं मुंगेर में वही भीम बांध। एक तरीके से देखते हैं कि मुंगेर में सभी युग के आपको अवशेष मिल ही जाते हैं। अब आप देखते हैं इसके भी सारे के सारे अवशेष आप देखिएगा तो दक्षिण बिहार में ही मिलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप जब ज्योग्राफी जैसा कि मैंने पढ़ाया था तो हिमालय बताता है, हिमालय के बाद जो तराई आता है, तराई के जस्ट बाद मैदान आता है। तो हिमालय का निर्माण ही बहुत बाद में जब हुआ है, तो उसका तो जो ये मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल जो भी होगा, अवशेष जनरली आपको इधर नहीं ही मिलेगा। अब आते हैं, उसके बाद आते हैं ताम्र पाषाण काल। साथियों जैसा कि ये जानते हैं कि ताम्र पाषाण काल, तांबा है जो सबसे पहली धातु जो होती है वो तांबा मानी जाती है। उसका प्रयोग इस काल में पत्थरों के साथ तांबे का प्रयोग हुआ था, ना कि सिर्फ तांबे का, जो हथियार और औजार होते थे। इसीलिए ताम्र का मतलब तांबा, पाषाण का मतलब पत्थर और तांबा एक साथ मिला करके प्रयोग किया गया, इसलिए इसका नाम हो गया ताम्र पाषाण काल। इस युग को सामान्यतः इस युग में एक सभ्यता भी डेवलप कर गई थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को जनरली आप देखेंगे तो बिहार में नहीं आता, आपको या तो पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, फिर आपको राजस्थान में आता है, राजस्थान के बाद आपको गुजरात में आता है, हरियाणा में आता है, बट आप देखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जाता है, लेकिन बिहार तक नहीं आता है। लेकिन उसके बाद भी बिहार में इसके कुछ अवशेष मिले हैं, जो कि ताराडी जो कि गया में है, सोनपुर गया, चिरांद, सारण, आपको चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सेनुआर, रोहतास और भी जगह में मिले हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिले, लेकिन कुछ ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि सिंधु घाटी में सभ्यता डेवलप जब कर रही होगी तो वहाँ पे सिर्फ वहीं पे सभ्यता डेवलप कर रही होगी, सभ्यता और भी जगह डेवलप कर रही होगी। तो वो सभ्यता आपको उस समय का जो प्रमाण है कुछ क्षेत्रों में बिहार में भी पाया जाता है। अब आते हैं वैदिक काल। अब पाषाण युग खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उसके बाद आते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल 2 पार्ट में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल। जैसे कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक आ जाता है, उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल आता है। अब जैसा कि जानते हैं जो आर्य थे, वैदिक काल कब से प्रारंभ होता है? आर्यों के द्वारा होता है। आर्य जो थे वो ईरानी पठार से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कहाँ प्रवेश करते हैं? वो आपको पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश करते हैं, यानी कि वो आते हैं सिंधु घाटी, जो जिसे कहा जाता है सप्त सैंधव, सिंधु नदी के जो आसपास के जितने भी सिंधु नदी तंत्र के होते हैं सप्त सैंधव, वहाँ पे सबसे प्रारंभ में आते हैं। उस तरह का वो प्रश्न आ भी चुका है बीपीएससी में, सप्त सैंधव को लेकर के प्रश्न आपको ऑडिटर में आ चुका है बीपीएससी का।
उसमें आए थे। उसके बाद वहाँ से होते हुए वहाँ आए थे आपको 1500 ईसा पूर्व, बिहार में आते हैं। बिहार में ही आते हैं 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व में जब बिहार में आते हैं उस दौरान अथर्ववेद की रचना प्रारंभ हो चुकी थी। यानी कि प्रश्न हो सकता है कि जब आर्य बिहार में आए थे उस दौरान किस वेद की रचना हो रही थी, या समकालीन कौन सा वेद था, तो वो था आपको अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना हो रही थी। उसके बाद आते हैं, अब जैसा कि मैंने बताया 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक आपको ऋग्वैदिक काल है। तो यानी कि बिहार में आर्यों का प्रारंभ ऋग्वैदिक काल में ही हो चुका था। ऋग्वेद में इसका वर्णन भी मिलता है। ऋग्वेद में आपको बिहार के जो निवासी हैं उनको कीकट कह करके बुलाया गया है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि बिहार के निवासियों को ऋग्वेद में क्या कहकर बुलाया गया है, वो है कीकट। अब आते हैं, उसके बाद आते हैं बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है। भौगोलिक क्षेत्र का सबसे पहला वर्णन जो आपको आता है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के बारे में प्रश्न आता भी है और अक्सर आता है। ये क्या है, 800 ईसा पूर्व में ये लिखा गया था। 800 ईसा पूर्व, इसका मतलब है कि उत्तर वैदिक काल। उसमें क्या था कि लिखा गया है कि आर्य जो थे वो गंगे घाटी को लेकर के आपको बीपीएससी में प्रश्न आ चुका है। मैं प्रश्न को लेकर के थोड़ी देर में आपको डिस्कशन करूंगी कौन कौन से प्रश्न आए हैं। गंगे घाटी के आसपास, जैसा कि माना जाता है कि बिहार का जो क्षेत्र है मगध या इसका आसपास का क्षेत्र बहुत बड़ा जंगल का एरिया था। कहा जाता है कि इन्हें काटा गया था या जलाया गया था, जो भी तक पूरी तरीके से साफ करके बसाया गया था। क्या कारण था कि आर्य इधर आए, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक या लोहा भी, जैसा कि आप जानते हैं झारखंड उड़ीसा आसपास है, तो वहाँ पर जो लोहा आपको बहुत आसानी से मिल गया, यानी कि हथियार औजार कुछ भी आराम से बना सकते थे। इसलिए आपको सप्त सैंधव यानी कि उस एरिया से जो आ रहे थे, भारत के पश्चिमोत्तर भारत से आकर के बिहार में बसने लगे। तो इसका शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिला है। इसका कब हुआ था, कब रचना हुआ था, 800 ईसा पूर्व में। उसमें क्या लिखा था, आर्यों द्वारा गंगे घाटी में जंगलों का, गंगा के आसपास का जो घाटी है उसमें जंगल को काटा गया। ये जो क्षेत्र था आपको पूरी तरीके से जंगल से भरा हुआ था। उसके बाद आते हैं शतपथ ब्राह्मण, इसे लिखा था याज्ञवल्क्य ऋषि। जैसा साथियों, जैसा कि जानते हैं स्टूडेंट, साथी और गार्गी क्लासेज एक साथ कोलेबरेट करके कर रहे हैं। और याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी उस टाइम पे उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा शास्त्रास्त्र हुआ था। उन्हीं के नाम पर हमने अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रखा था। उसके बाद आते हैं शतपथ ब्राह्मण का रचना किन्होंने किया था, आपको याज्ञवल्क्य ऋषि ने। याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसमें आपको विदेह माधव का वर्णन किया था। विदेह माधव का जो प्रश्न आ सकता है, विदेह माधव का रचना किसने किया था, याज्ञवल्क्य ऋषि ने। किसमें हुआ था, शतपथ ब्राह्मण में। विदेह माधव में माधव एक वहाँ पर थे, वो हैं जो अपने पुत्र गौतम रहगुना के साथ अग्नि, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, माधव थे। उसके बाद दूसरा फैक्ट है आपको, गौतम रहगुना उनके पुत्र थे। वो अग्नि का पीछा करते हुए सदानीरा, ये प्रश्न आता है कि साथियों की सदानीरा कौन सी नदी है, किसे कहा जाता है, गंडक नदी को कहा जाता है सदानीरा नदी। सदानीरा नदी के पास आते हैं और वो क्या करते हैं, आर्यों का मदद करते हैं जंगलों की कटाई करने में। उसके बाद आते हैं, अब वहाँ पर से आर्य क्या होते हैं, उत्तर वैदिक काल में क्या करते हैं, आते हैं गंडक नदी का, जैसा कि जानते हैं कि आपको आता है, आपको यहाँ पर से देखिए गंडक नदी आपको यहाँ से आ रहा है, ये उत्तर बिहार में, यहाँ पे आपको वैशाली में आकर के मिल जाता है। आपको पश्चिम चंपारण से होते हुए वैशाली में आकर के गंगा नदी में मिल जाता है। तो शुरू में जैसा कि बताया कि गंडक नदी के आसपास आते हैं, तो सबसे उत्तर वैदिक कार्य में जो काल में आर्य रहते हैं, शुरू में आपको प्रारंभिक चरण में सिर्फ उत्तर बिहार में रहते हैं। उसके बाद मगध, वज्जी, अंग सब जगह फैल जाते हैं और अंतिम चरण, तीसरे चरण में पूरे बिहार में आर्य रहने लगते हैं। उसके बाद आप देखते हैं बिहार की जानकारी, यहाँ पर से बिहार में एक तरीके से धीरे धीरे साम्राज्य का जन्म होने लगता है। अब बिहार का जो जानकारी है, इस तरह का प्रश्न आता है कि बिहार का जानकारी कौन कौन से साहित्य से मिला है, तो बिहार का जानकारी है जो विभिन्न बौद्ध साहित्य अंतरनिकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक और सुत्त पिटक, इसमें मिलता है। ये चारों क्या है आपको, अंतरनिकाय, दीर्घ निकाय,
विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये सारे बौद्ध साहित्य, और जैन साहित्य है भगवती सूत्र। इन सब में बिहार का आपको जानकारी है, कह सकते हैं जिक्र मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि बिहार क्या था शुरू में। जैसा कि हम जानते हैं 600 ईसा पूर्व में जो था उत्तर बिहार, कहीं कहीं लिखा रहता है उत्तर भारत बोल रहे, कहीं कहीं लिखा रहता है पूरा भारत, लेकिन जनरली आप देख सकते हैं कि जो महाजनपद थे वो आपको उत्तर भारत में ही थे। कितना 16 महाजनपद, ये तो आप लोग कई जगह पढ़ चुके हैं। आप एंशियंट इंडिया का जो हिस्ट्री है उसमें भी पढ़ चुके होंगे कि भारत में 16 महाजनपद थे एंशियंट काल में। उसमें 10 गणराज्य थे। साथियों उसमें 3 आपको बिहार में थे। कौन कौन से थे? मगध सबसे बड़ा एक तरह से उस टाइम का आप कह सकते हैं, मगध बिहार में आपको। उसके बाद आपको सबसे बड़ा, मगध के बाद आपको आ जाता अंग। अंग में आपको कर्ण के बारे में पढ़ते हैं ना, कर्ण का तो वही था ना अंग। उसके बाद आता है आपको तीसरा आता है लिच्छवी संघ, आता है वज्जी संघ कहा जाता है। 3 पार्ट में आपको एक तरीके से ये 3 जो इम्पोर्टेंट 16 में सबसे इम्पोर्टेंट आपको 3 है जो आ जाता है बिहार में ही। उसमें भी आपको मगध और वज्जी संघ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 16 महाजनपदों में उस समय का सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध जो बिहार में था। सबसे बड़ा जो गणराज्य था वज्जी संघ, वज्जी संघ आपको बिहार में था। ये दोनों बिहार में था तीनों। अब उसके बाद आते हैं, इसका जो जिक्र है आपको, इसका जो जानकारी है कि 16 महाजनपद थे, आगुंतर निकाय और भगवती सूत्र। इन दोनों में, ये दोनों क्या है आपको, ये आपको एक है जो आपको बौद्ध साहित्य, एक क्या है जैन साहित्य। दोनों में 16 महाजनपदों का जानकारी मिलता है और 10 गणराज्यों का। और उसी में ये लिखा है कि ये 3 जो क्षेत्र हैं मगध, अंग और वज्जी बिहार में थे। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में वैशाली का जो दिया गया है, जैन ग्रंथ का जो भगवती सूत्र है उसमें लिखा गया है कि वैशाली पर मगध के द्वारा आक्रमण किया था और उसमें जो अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग किया गया था। जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि आर्य बिहार में आए, मगध में को डेवलप या बिहार को डेवलप किए थे, क्योंकि आसपास लोहा का बहुत अच्छा ये था स्रोत था। तो अस्त्र शस्त्र का ये जो उल्लेख, इन्हीं उल्लेखों से पता चलता है कि किस तरह के अस्त्र का प्रयोग होता था, शस्त्र का प्रयोग होता था। इसका प्रयोग है जो आपको कहाँ लिखा रहता है, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। अब आते हैं वज्जी संघ। वज्जी संघ के अंतर्गत ही वैशाली है, इसलिए पहले देख लेते हैं वज्जी संघ। वज्जी संघ को कहा जाता है, एक और भी नाम दिया गया है लिच्छवी संघ। लिच्छवी संघ, इसके बारे में नोट्स में आपको इसका ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखा गया है, क्योंकि बौद्ध साहित्यों के अनुसार 10 गणराज्य में सबसे शक्तिशाली गणराज्य, साथियों सबसे शक्तिशाली गणराज्य वज्जी संघ था। भारत का उस टाइम पे का सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? वज्जी संघ। और उसमें भी विश्व का सबसे पहला गणराज्य था आपको वैशाली में। आपको वज्जी संघ के अंतर्गत ही आपको वैशाली आ जाता है। इसमें किसमें आप पढ़ते हैं, बौद्ध साहित्य में ये लिखा गया है कि 10 गणराज्य थे। प्रश्न आ सकता है कि बौद्ध में दिया था या जैन में, तो जनरली आप देखिएगा बौद्ध साहित्य में। इसका विस्तार है जो आपको नेपाल के तराई, नेपाल, अब ये हो गया आपको नेपाल का तराई। जनरली आपको हिमालय, नेपाल में आप जैसा कि जानते हैं हिमालय के नीचे, पहाड़ों के नीचे का जो क्षेत्र होता है वो होता है आपको शिवालिक के नीचे आता तराई। तो ये जो क्षेत्र हो गया यहाँ से लेकर के बिहार का उत्तरी शुरू का जो तराई ही हो गया आपको एक तरीके से, यहाँ तक तो आपको शिवालिक हिमालय ही आ जाता है। यहाँ तक जो क्षेत्र आपको तराई का क्षेत्र आ गया, तराई से लेकर के आपको वैशाली यहाँ तक समझ लीजिए कि आपको पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है, ये मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये सारा क्षेत्र आपको एक तरीके से वज्जी संघ में ही आता था। इसी में आपको टोटल इसमें करीब बहुत सारे गणराज्य थे, उसको कहा जाता 8 गणराज्य इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी क्या कौन सी थी? वैशाली। लेकिन क्या हुआ आगे, आप जैसा कि जानते हैं ये जो हर्यक वंश था, मगध का वंश था, उसके जो शासक थे अजातशत्रु ने ये पराजित करके वज्जी संघ को क्या किया था, मगध में मिला लिया था। अब वज्जी संघ के अंतर्गत ही वैशाली था, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था वैशाली, वज्जी संघ के अंतर्गत था। वैशाल तथा वैशालिका द्वारा ये क्या था, शासित था। वज्जी संघ के अंतर्गत बहुत सारे थे, जैसे कि आपको विदेह था, विदेह में आपको देख सकते हैं ये थे, आपको माता सीता का घर भी वही है मिथिला। आपको इक्ष्वाकु वंश भी इसी भी आता है, इक्ष्वाकु वंश। आपको इस तरह के प्रश्न आते हैं, इक्ष्वाकु वंश के अंतर्गत कौन आते थे? भगवान राम आते थे।
अब आते हैं वैशाली। वैशाली की स्थापना आपको नमोदिष्ट ने किया था, जो मनु के पुत्र थे 750 ईसा पूर्व। मनु नहीं जो आरंभ में थे, इनका ये कोई और थे। जिसमें कुल 33 राजा थे, जिसमें 24वें राजा विशाल के द्वारा स्थापना किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, वैशाली। इसके अंतिम राजा थे सुमिति तथा प्रगति। इसका जो ये छठी ईसा पूर्व यानी कि 600 ईसा पूर्व में ये जो भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य, सबसे पहला गणराज्य था, या उस दौरान कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली, क्योंकि इसमें छोटे छोटे में आप देख सकते हैं 25 तक में छोटे छोटे गणराज्य थे, उसकी ये राजधानी थी। तो राजधानी थी यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह था। अब वैशाली से इम्पोर्टेंट कौन कौन सा जगह है, कौन कौन सा देखते हैं। इसमें पुराणों में इसका जो वर्णन है आपको पुराणों में भी है, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और गरुड़ पुराण में है। वैशाली में महावीर स्वामी जो थे उनका जो है चतुर्मास अपना 4 मास जो व्यतीत किए थे, उनका जन्म भी वैशाली, लेकिन वैशाली सिर्फ जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी बता रही हूँ वो वैशाली सिर्फ वैशाली अभी जिला है वो नहीं, वो वैशाली मुजफ्फरपुर वैशाली दोनों मिला करके है। तो उनका जो जन्म था वैशाली जिले में हुआ था, वैशाली जिले के कुंडल ग्राम में हुआ था। वैशाली में वैशाली का जो उल्लेख है उसमें लिच्छवी का जो शासन था उसका जो सबसे पुराना बाद में उल्लेख हुआ, गुप्त काल का भी अभिलेख, गुप्त काल आप समझ सकते हैं मौर्य के भी बाद आया है, उसमें भी आपको लिच्छवियों का उल्लेख मिला है। उसके बाद आते हैं वैशाली में क्या क्या हुआ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत क्या होता है, द्वितीय बौद्ध संगति। साथियों बीपीएससी का जब आप प्रश्न देखिएगा 2 से 3 बार ये प्रश्न आया है, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ, कहाँ हुआ। जब भी आप देखिएगा 2 से 3 क्या 4 से 5 बार भी आप ये प्रश्न देख सकते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ, वैशाली। ये प्रश्न आप जा करके देख सकते हैं, आंसर जो पहले की क्वेश्चन बैंक में आप जाके देखिएगा बहुत बार आ चुका है। ये द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में जब बौद्ध धर्म का पढ़ाऊंगी उसमें बता दूंगी अगले पार्ट में। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ जो थे आलर कलाम थे। आलार कलाम कौन थे, आपको कहा जाता है वो सांख्य दर्शन पढ़ाते थे, और वो है जो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रथम गुरु उनको माना जाता है। पाली ग्रंथों के अनुसार, हो सकता है प्रश्न में दे दे कि प्राकृत ग्रंथों के अनुसार या पाली, तो ये पाली ग्रंथ में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो थे आलार कलाम। उसके बाद आते आम्रपाली, उन्हें कहा जाता है, उन्हें नगर बधू की उपाधि दी गई थी। वो एक उस समय की बहुत बड़ी नृत्यांगना थी, नर्तकी थी। उन्होंने उनके यहाँ आकर के भगवान बुद्ध ने भोजन भी किया था, इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि बौद्ध संघ का स्थापना, आम्रपाली ने बौद्ध संघ का स्थापना किया था। क्यों किया था, क्योंकि उनके यहाँ आकर के गौतम बुद्ध हैं जो खाना खाए थे। प्रश्न आ सकता है कि गौतम बुद्ध किनके घर जाकर के खाना खाए थे, तो वो थी आम्रपाली। आम्रपाली को नाम दिया गया था नगर बधू, वो कहाँ की थी, वैशाली की। अब आते अंग के बारे में देखते हैं। अंग जो है आपको यहाँ पर अंग आपको आता है ये भागलपुर से लेकर के आपको जो मुंगेर का क्षेत्र है, इतना दूर आपको अंग प्रदेश है। भागलपुर और मुंगेर है तो बहुत छोटा क्षेत्र ये भागलपुर और मुंगेर, लेकिन इसके ये उस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट ये एक महाजनपद था। 16 महाजनपद में एक महाजनपद था। अब आप महाभारत में कर्ण को जो देखते हैं कि कर्ण कहाँ के राजा थे, तो अंग के ही राजा थे। ये इसकी राजधानी थी चंपानगर, जिसे चंपा भी कहा जाता है, जिसे बाद में मालिनी, बहुत कम जगह इसका नाम दिया जाता है, लेकिन कई बार बीपीएससी में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं, नाम बदल के भी आ सकता है, तो मालिनी भी आया है। ये है जो आपको भागलपुर के ही समीप में है। इसका जो उल्लेख सर्वप्रथम उल्लेख आपको अथर्ववेद में आता है। उसके बाद आपको एक आ जाता है वज्जी संघ में, इम्पॉर्टेंट एक और आ जाता है आपको आ जाता है मिथिला के पास जो उसको जो संघ था वो था इम्पॉर्टेंट। साथियों अब आगे कल आप लोगों को या अगले वीडियो जब भी हम लोग जारी करेंगे उसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री के आगे के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि मौर्य साम्राज्य हो, मगध हो, जितने भी गुप्त काल तक आपको पूरी तरीके से बौद्ध धर्म, जैन धर्म बता दिया जाएगा, ताकि आप हमसे जुड़ करके आगे इस रिजल्ट लाए और हमारा भी एक तरीके से साथ दें। और थैंक यू स्टूडेंट साथी से जुड़ने के लिए।
थैंक यू।